Hey, do you know who is he? क्या आप जानते हो ये कौन है? He is none other than Napoleon Bonaparte, the military dictator of France. बट यूरोप के चैप्टर में नेपोलियन बोनापार्ट कैसे आ गया? और आखिर ये थे कौन? कुछ तो हमने पढ़ा था 9th में, बट थोड़ा डिटेल जानना चाहिए ना। तो चलो आज के वीडियो लेसन में हम नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में ही देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट ये शुरुआती दौर में मिलिट्री जनरल थे फ्रेंच आर्मी के, जिन्होंने डायरेक्टरी रूल को ओवरथ्रू किया और फ्रांस में डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश किया। आपको याद होगा कि आपने 9th में पढ़ा था कि लुई 16 राजा बने थे फ्रांस में। फिर लुई 16 को हटा करके वहाँ पर पे क्या लाया गया था? डेमोक्रेसी लाया गया था। जेकोबियंस क्लब थे और रॉबेस्पियर हेड बने थे। फिर रॉबेस्पियर के बाद उनको हटा दिया गया और उनको हटाने के बाद 5 मेंबर की एक टीम बनी थी जिसको डायरेक्टरी कहा जाता था और डायरेक्टरी रूल कर रही थी। आपने लास्ट ईयर ये भी पढ़ा था कि ये डायरेक्टरी में हर वक्त अनबन रहता था, मतलब कि इनके जो भी विचार मिलते नहीं थे और हर वक्त ये टूटते रहते थे। तो जब ये टूट रहे थे और ये आपके स्टेबल नहीं थे, उसी समय इस बात का फ़ायदा उठाया नेपोलियन बोनापार्ट ने और उन्होंने फ्रांस में डिक्टेटरशिप को स्टैब्लिश किया। अब फ्रांस में डिक्टेटरशिप स्टैब्लिश किया, वेल एंड गुड, बट ये तो सन की निकले। ये फ्रांस में आने के बाद आसपास के एरिया को भी छीनने लगे, कॉन्कर करने लग गए। ओके, और इसी तरीके से आसपास के एरिया को कॉन्कर करके इन्होंने अपने अंपायर को बहुत बड़ा फैला दिया। क्लियर? और इसके बाद जब अपना अंपायर इन्होंने बड़ा किया और इवन जब फ्रांस में भी आए तो इन्होंने ना बहुत अच्छे अच्छे बदलाव लाए थे यहाँ पे। इतने अच्छे बदलाव कि सारे लोग इनकी तारीफ करते थे, पता है? इतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे। इनफैक्ट वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन बड़ा एफिशिएंट हो गया था, बड़ा इजी हो गया था। बट आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा है, बचपन से पढ़ते आए हो कि डेमोक्रेसी अच्छा गवर्नमेंट है, पर नेपोलियन तो डेमोक्रेसी को हटाया था और ऑटोक्रेसी लाया था, डिक्टेटरशिप लाया था, तो ये कैसे रूलिंग अच्छा किया? तो देखो ऐसा होता है एक्चुअली। देखो, भले इन्होंने डेमोक्रेसी को हटाया बट एडमिनिस्ट्रेशन को इन्होंने अच्छा कर दिया था, अच्छे अच्छे स्टेप्स ले करके। अब भाई क्या क्या स्टेप्स लिया था, तो चलो देखते हैं। इन्होंने कुछ स्टेप्स लिए थे, ये स्टेप्स को आप लोग ध्यान से सुनोगे क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेप्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स में क्या क्या इंट्रोडक्शंस किया था, क्या क्या स्टेप्स लिए थे। क्लियर? तो देखो, सबसे पहला इन्होंने बर्थ बेस्ड जो प्रिविलेजेस थे, जो कि आपने 9th में पढ़ा था ना, फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट को बहुत सारा प्रिविलेज मिला था जन्म के आधार पे, उसे एबॉलिश किया और इक्वालिटी बिफोर लॉ स्टैब्लिश किया। इक्वालिटी बिफोर लॉ लाया, मतलब कि कानून के सामने सब कोई बराबर है। फिर दूसरा इन्होंने फ्यूडल सिस्टम वही ज़मींदारी सिस्टम, 9th में आपने पढ़ा था ना कि जो नॉबिलिटी थी उनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी और वो अपने नीचे छोटे छोटे किसानों को रेंट में वो ज़मीन दे देते थे और उनसे खेती करवाते थे, वही सिस्टम। और सर्वडम मतलब किसी और के मतलब किसी दूसरे से ज़बरदस्ती फ्री में काम करवाना, काइंड ऑफ स्लेवरी। ठीक है। और तीसरा है मेनोरियल ड्यूज़ में खेती बाड़ी से जो जुड़ा हुआ तुम्हारा रेंट वगैरह था वो सबको इन्होंने माफ़ करवा दिया। ओके। इसके बाद इन्होंने गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस हटाया। अब गिल्ड रेस्ट्रिक्शंस क्या है, तो देखो जैसे अभी बनता है ना ट्रेड यूनियन, जितने वर्कर्स लोग हैं उनका अपना एक यूनियन बनता है। जैसे कि आपका चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, जैसे कि सोनारों का अपना एक ग्रुप होता है, कपड़े दुकानदारों का अपना ग्रुप होता है। तो यहाँ पे ना वो बनाना जो गुट होता है ना, यूनियन बनाना मना था। तो नेपोलियन ने इस मनाही को हटा दिया, बोला कि आप अपने टीम पे बना सकते हो। अब भाई इससे क्या फ़ायदा होगा, तो देखो जब इनका ग्रुप नहीं होता है तो इनको कोई भी आसानी से एक्सप्लॉइट कर सकता है। अब ये लोग का ग्रुप बन गया तो ये लोग बार्गेनिंग कर सकते हैं ना, तो ट्रेड बढ़ सकता है। ठीक। और फिर ट्रेड बढ़ाने के लिए इन्होंने वहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कम्युनिकेशन सिस्टम इनको भी इम्प्रूव किया। ओके। और ताकि ट्रेड और ज़्यादा हो सके इसलिए वहाँ पे स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स लाए और यूनिफॉर्म लॉज लाया और नेशनल करेंसी कॉमन कर दिया सबका। अब भाई इसका मतलब क्या है, तो देखो
वहाँ का सिस्टम क्या था ना कि जैसे मान लो आप इस एरिया में हो, तो इस एरिया में अगर 1 मीटर इक्वल्स टू सम सेंटीमीटर होता है ना, मान लो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो हो सकता है एक एरिया बी में 1 मीटर इक्वल्स टू 95 सेंटीमीटर, सी एरिया में 1 मीटर इक्वल्स टू 105 सेंटीमीटर। इस तरीके से हर जगह पे वेरिएशन होता था। जैसे आपके बुक में ना एल का एग्जाम्पल है, कपड़े का यूनिट है एल, उसका एग्जाम्पल ये है कि अलग अलग शहरों में उनका अलग अलग यूनिट था। क्लियर? तो इन्होंने वो जो डिफरेंसेस था उसको रिमूव कर दिया, कहा कि अब हर जगह सेम होगा। क्लियर? दूसरा, इन्होंने यूनिफॉर्म लॉज लाए, मतलब के लिए सबके लिए अब नियम कानून बराबर है, कोई ऊंचा जाति नीचा जाति, कोई अमीर गरीब वाला सिस्टम नहीं है। और करेंसी भी सबकी अलग थी, तो उसके कारण भी दिक्कत होता था, तो उन करेंसीज को भी इन्होंने कॉमन कर दिया। ओके, नेक्स्ट, यही जो स्टेप्स थे, इन्हीं स्टेप्स को पॉपुलरली हम नेपोलियनिक कोड कहते हैं, और नहीं तो सिविल कोड ऑफ 1804 कहते हैं। इन्होंने इतने अच्छे रिफॉर्म्स लाए थे कि शुरुआती दौर में इनकी बहुत वाहवाही हुई, और इनफैक्ट इनको तो टाइटल तक दे दिया गया मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप का, यानी यूरोप में मॉडर्नाइजेशन लाने वाले यही हैं। ठीक है? और आपको पता है शुरुआती में लोग इतने ज़्यादा खुश थे ना कि वो लोग खुद कहते थे, अरे भाई आओ नेपोलियन मेरे एरिया में भी अटैक करो और हमें अपने कंट्रोल में लो। आसपास के एरियाज ऐसा चाहते थे इनिशियली। इनफैक्ट जब फ्रेंच आर्मी जाती थी ना, तो इनका बड़ा आदर सत्कार किया जाता, आइए आइए हमारे इलाके पे भी आप हमला कीजिए। इनको आदर सत्कार क्यों करते थे? क्योंकि ये मानते थे ना कि ये लोग ना मसीहा है जो कि हमारे लिए लिबर्टी लेकर आए। बट ये सब शुरुआती दौर तक रहा। डू यू नो, कुछ समय बाद ना लोग बड़े चिढ़ने लग गए नेपोलियन से। बट क्यों? ऐसा क्या हुआ कि लोग जो है वो नेपोलियन से इतना चिढ़ने लग गए? बता सकते हो? तो देखो, उसके पीछे सिंपल सा रीज़न था। जो नेपोलियन थे वो थे फ्रांस के, तो उनको सिर्फ पहले दिखता था फ्रांस। ठीक है, नो डाउट इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा किया, बट जब आसपास के एरिया को कॉन्कर करने लगे तो वहाँ पर पे ये अपना हक जमाने लगे। तो लोगों को रिफॉर्म्स तो मिले, एडमिनिस्ट्रेशन तो उनका सुधरा, लेकिन जो उनकी आज़ादी थी, पॉलिटिकल अरेंजमेंट जो था, उसमें वेरिएशन आया। जैसे कि एग्जांपल देखो, लोगों पे टैक्स ज़्यादा लगा दिया गया, फिर सेंसरशिप लगा दिया गया, मतलब सेंसरशिप यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस छीन लिया गया, यानी कि अब लोग जो है राजा के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल सकते। जैसे पहले आज़ादी था कि वो कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी छाप सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बट ये आज़ादी उनसे छीन ली गई। और तो और लोगों को ज़बरदस्ती फोर्स किया जाने लगा कि तुम फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करो। वो भले नहीं चाहते हैं तो भी उनको ज़बरदस्ती फ्रेंच आर्मी ज्वाइन करवाया जाने लगा। जैसे इंडिया में हुआ था ना, ब्रिटिश जो हैं यहाँ के विलेजेस को ज़बरदस्ती आर्मी में जोड़ रहे थे, वैसे ही नेपोलियन बोनापार्ट करने लगे। तो जो इनिशियल इंथुजियाज़म था लोगों का, वो तुरंत हॉस्टिलिटी में कन्वर्ट हो गया। लोग जो हैं वो नेपोलियन से चिढ़ने लगे और अब उनसे वो पीछा छुड़ाना चाहते थे। क्लियर है? तो आज की वीडियो लेसन के लिए बस इतना ही। होपफुली आपको क्लियर हो गया है। हाँ, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ इस टॉपिक से। इस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन सिविल कोड ऑफ 1804 या नेपोलियनिक कोड, या यही क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछता है, व्हाट रिफॉर्म्स डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस्ड। ओके, दूसरा क्वेश्चन, दिस इंथुजियाज्म सून टर्न्ड इनटू हॉस्टिलिटी, कमेंट। तो कमेंट पे आप वो बताओगे, वही पॉलिटिकल अरेंजमेंट हैंड टू हैंड नहीं जाता एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट के साथ। जैसे कि नेपोलियन ने टैक्सेस बढ़ा दिए, सेंसरशिप लगा दिया, फिर आपका क्या कहते हैं, सेंसरशिप और टैक्सेशन के अलावा उन्होंने फ्रेंच आर्मी में ज़बरदस्ती फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन शुरू कर दिया, फोर्स रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया। ओके, सो यहाँ से यही 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया है। हाउएवर अगर कोई आपका डाउट है तो यू कैन आस्क दैट इन कमेंट सेक्शन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। एंड या वन मोर थिंग, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हिट दी सब्सक्राइब बटन। एंड या अगर आप हमारे अपडेट्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो बेल आइकन दबाना ना भूलें। एंड स्टे ट्यून्ड टू अस।